नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जो कभी भी कॉलोनाइज ही नहीं हुआ। जब इंडियन कॉन्टिनेंट के माइटी किंगडम्स एक के बाद एक करके ब्रिटिश के कंट्रोल में आते गए, नेपाल जैसे छोटे से रीजन ने अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करके रखी। और डिड इट ट्रूली? क्योंकि एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स के पास अच्छा खासा चांस था कि वो पूरे नेपाल पे अपना कब्जा जमाए या फिर उसे इन्वेड कर सके। सो क्यों इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया, जस्ट एक्सेप्ट नेपाल। सो वेल, ये बात है 1760s की, जब नेपाल कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इट वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्मॉल टेरिटरीज जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इन्हीं टेरिटरीज में से एक था एक छोटा सा किंगडम कॉल्ड गोरखा। गोरखा किंगडम के उस समय के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। वो सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें गोरखा का किंग बना दिया गया था, और तभी से ही उन्हें इंडियन टेरिटरीज में बढ़ते मुगल इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा चिंता होने लगी। और उन्होंने ये सोचा कि इससे क्यों ना नेपाल को बचाने के लिए उन सारे छोटे टेरिटरीज को यूनाइट किया जाए और एक देश बनाया जाए। उनका यह एम्बिशन था कि असली हिंदुस्तान यानी लैंड ऑफ हिंदूज एस्टैब्लिश किया जाए, जो कि मुगल रूल या किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली अलग हो। सो अपने टैक्टफुलनेस और अपनी फियर्स गोरखा आर्मी के बलबूते पर भूटान और कश्मीर के बीच के जितने भी टेरिटरीज थे, उन्होंने वो सब कॉन्कर कर लिए और 1769 में एस्टैब्लिश कर दिया द किंगडम ऑफ नेपाल। अब नेपाल में तो एक और गुरखास एक स्ट्रॉन्ग पावर बनके इमर्ज हो रहे थे, लेकिन वहीं पर दूसरे ओर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1757 के बाद से धीरे धीरे इंडिया में अपने डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। सो अब क्योंकि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में मेजरली गुरखास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही दो पॉकेट्स ऑफ पावर्स इमर्ज हुए थे, तो उन दोनों का एक दिन टकराना तो ऑब्वियस ही बात थी। लेकिन अगर ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके एजेंडा में नेपाल एक्चुअली कभी था ही नहीं, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई नेपाल कभी कॉलोनाइज नहीं हो पाया। सो आइए जरा नेपाल की ज्योग्राफी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। वो 75% माउंटेन से ही कवर्ड है। दुनिया के सबसे रगेड और अनइनहैबिटेबल टेरेन्स यहां पर पाए जाते हैं, और ब्रिटिशर्स को हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। प्लस ब्रिटिशर्स के पास एक अपहिल बैटल करने की फाइनेंशियल और फिजिकल क्षमता दोनों भी नहीं थी। सो इट्स अ सिंपल फैक्ट कि नेपाल की ज्योग्राफी ने कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्ट किया। नाउ नेपाल के कॉलोनाइज ना होने का सेकेंड रीजन यह भी था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन नेपाल को एज अ बफर स्टेट देखता था। यानी नेपाल को कॉन्कर करना मतलब डायरेक्टली चाइना के पावरफुल चिंग एम्पायर से बाउंड्री शेयर करना। एंड ब्रिटेन अभी अभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने फुटहोल्ड को एस्टैब्लिश कर रहा था, एंड ऐसे में इट डिडंट वांट टू कम फेस टू फेस विद चाइना। एंड दिस इज आल्सो द रीजन कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने भूटान, कश्मीर और सिक्किम को भी इन्वेड नहीं किया। बट ब्रिटेन कुडंट अवॉइड नेपाल फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि ब्रिटिश और गुरखा फोर्सेस पहली बार अपने आमने सामने आए इन 1769 इन सिंधुली गढ़ी वॉर। देखो, काठमांडू वैली नेपाल रीजन में एक इंपॉर्टेंट किंगडम था और ब्रिटेन के उसके साथ ऑलरेडी काफी क्लोज ट्रेड रिलेशंस थे। सो जब पृथ्वी शाह ने अपने यूनिफिकेशन मिशन के तहत काठमांडू पर अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने दोस्ती निभाने के लिए अपने ट्रूप्स वहां पर भी भेज दिए, और इसी से शुरू हो गया द फेमस सिंधुली गढ़ी वॉर। और फेमस इसीलिए क्योंकि इसमें ब्रिटेन बुरी तरीके से हार गया और उनके 1000 सोल्जर्स भी मारे गए थे। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनके सोल्जर्स अपने आर्म्स और एमिनेशंस को उधर ही छोड़कर भाग गए, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द फियर्स गोरखा आर्मी। नाउ गोरखास की वॉर टेक्निक्स काफी यूनिक थी। वो रॉक्स, बोस, एरोस एंड स्पेशली देयर खुकरीज, जो कि एक किस्म का नाइफ है, उसे यूज करने में एक्सपर्ट थे। नॉट जस्ट दैट, दे वर आल्सो मास्टर्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि शिवाजी महाराज भी काफी यूज किया करते थे, जो कि सरप्राइज अटैक्स होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वो सिंधुली के टेरेन्स के कोने कोने से फेमिलियर थे। एंड नॉट टू फॉरगेट, यहां पर नेपाल के ऑपोजिट ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड नॉट ब्रिटिश एम्पायर एज अ होल। सो बेसिकली नेपाल की धरती पे गोरखास को हराना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब फ्रेंड्स, ऐसा और मैं इसे कोई एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूं, ब्रिटेन इनकी आर्मी से इतना डर गया कि अगले 50 सालों तक उन्होंने गोरखास से कोई भी कॉन्फ्रंटेशन तक को अवॉइड कर दिया, अंटिल द फाइनल शोडाउन, द एंग्लो गोरखा वॉर इन 1814। यह वॉर 2 सालों तक चला कंटिन्यूअसली, और इसी ने नेपाल की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस जंग के पीछे 2 मेन वजहें थी। ब्रिटिश तिब्बत के साथ ट्रेड करना चाहता था, एंड एज यू कैन सी, इंडिया और तिब्बत के बीच में है विशाल हिमालयास, और इसीलिए तिब्बत तक पहुंचने के लिए हिमालयास के कॉम्प्लिकेटेड रूट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड द ओनली नेविगेबल रूट्स जो साउथ एशिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता था, वो सारे नेपाल के कंट्रोल में थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि नेपाल में एक फ्रेंडली रेजिम हो ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके।
अब यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड बैरियर्स थे और प्रीवियस की सिंधुली घड़ी वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स के नेपाल के साथ टेंशंस तो चल ही रहे थे, लेकिन द फाइनल स्ट्रोक वाज जब गोरखाली आर्मी ने अवध प्रोविंस पर अटैक कर दिया, वो अवध जो ब्रिटिश का एक प्रोटेक्टोरेट था। सो बस